हेडिंग बोलो। डिविडेंड कितने दिन में तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है? 30 डेज। ये ना 30 डेज ना, 30 डेज में। ये सेक्शन 127। हेडिंग बोल दो फिर से। तो याद रखिएगा, अगर 30 डेज के अंदर आपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया तो याद रखिएगा कंपनी का हर डायरेक्टर जो डिफॉल्ट में पार्टी है उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा, 1000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी लगना स्टार्ट होगा जब तक कि आप पेमेंट करना दे। जैसे पेमेंट 35 दिन में किया तो कितना लग गया? 5000। अरे 1000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से 5000 नहीं हो गया? और अगला, आपको जब आप दोगे लेट से तो जितना लेट होगा उतने लेट पर कितना देना पड़ेगा? 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा। तो ये 3 आपके क्या हो गए? पेनल्टी एंड पनिशमेंट। जेल हो गया, डेली का पेनल्टी हो गया और इंटरेस्ट के साथ हो गया। याद रहेगा। अब मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन। हाउएवर लिखते ही तुम समझ जाते होगे एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब देरी हुआ है, देरी हुआ है पर वो देरी माना नहीं जाएगा। हिंदी में लिख लो, हाउएवर के बाद वहां पे ना, देरी हुआ है पर देरी नहीं माना जाएगा। यही हुआ ना, देरी हुआ है पर देरी नहीं माना जाएगा। अब क्यों नहीं माना जाएगा? वो तुम्हारे एबीसीडी आ रहा होगा। आ रहा है एबीसीडी? आ रहा है, ठीक है, बताता हूं। देरी हुआ है पर देरी माना नहीं जाएगा। कारण है, देरी का कारण एबीसीडी है और एबीसीडी सफिशिएंट कॉज है। क्या है? सब। अब तुमको याद होगा सफिशिएंट कॉज रहता है तो छोड़ दिया जाता है, मालूम है ना। और पहला, जो देरी हुआ है वो कंपनी की गलती की वजह से नहीं हुआ है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मालूम चला 30 दिन में देना था, बीच में कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो क्या करोगे तुम? हैं, वायरस के साथ जाओगे? बताइए, कोरोना का लॉकडाउन लग गया, क्या कर लेंगे आप? अब तो लॉकडाउन के बाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है सफिशिएंट कॉज का। अगला, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था, अभी याद है, कुछ से पहले डायरेक्शन दे रहा था कि मेरे बेनिफिशियल ओनर को दे दो, और बेनिफिशियल ओनर को ढूंढने में 10 दिन और लग गया। सब मिला के कितना दिन हो गया? 40 दिन। तो क्या मेरी गलती है? तुम ऐसा बेनिफिशियल ओनर का नाम बताया जो बिल में बैठा हुआ था। अब बिल में कंपनी सेक्रेटरी घुसा निकल ही नहीं पा रहा था। और आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कंपनी सेक्रेटरी की गलती है, कंपनी की गलती है, या उनके इंस्ट्रक्शन को मानने में देरी हो गया? मैंने तो बोला था साहब आप ले लो, 30 दिन में दे रहा हूं। अब आप बोलो कि जाके मेरे गर्लफ्रेंड को दे के आओ, तो उसके में गर्लफ्रेंड को ढूंढना तो पड़ेगा। अब गर्लफ्रेंड को ढूंढा, दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई दी, पहले वहां मारपीट करके खींच के लाया वापस। अरे बहुत कहानी है ना। तो आजकल ऐसा चल रहा है। डिविडेंड के बारे में बोल रहा हूं, चल रहा है। तुम लोग क्या समझे? चले ए बी। अच्छा, सी पॉइंट, डिस्प्यूट चल रहा है। अभी देखा था एबियंस में जा रहा था? नहीं देखा तुम लोगों ने। जैसे वो ही बोला था शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो अब तो एबियंस में चला गया। तो भाई जब तक वो डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा हम देंगे नहीं। अच्छा, डिस्प्यूट खत्म होने में 45 दिन लग गया, तो 45 दिन के बाद ही ना डिविडेंड दूंगा यार। तो क्या अपने मर्जी से रोका है या डिस्प्यूट के चक्कर में रुका है? चलो अगला, कंपनी ने वो पैसा एडजस्ट कर लिया। वही वाला एग्जांपल, कंपनी से तुमने क्या लिया था? लोन। और लोन का पैसा तुम कंपनी को वापस नहीं कर रहे थे, तो कंपनी ने तुम्हारे डिविडेंड को अपने लोन के अकाउंट में क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो इसमें तो तुमको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ना, तो बात खत्म। और लास्ट में, जो भी रीजन हो, बस इतना पक्का है कि कंपनी की गलती नहीं थी, इतना पक्का है कि कंपनी की गलती नहीं थी। तो बताओ, सब मिला के 5 सिचुएशन ऐसे हैं जहां देरी हो जाए फिर भी देरी नहीं माना जाएगा। बोलो। ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन नहीं पूरा कर पाए। तीसरा क्या? डिस्प्यूट है। चौथा, लॉफुली एडजस्ट कर लिया कंपनी ने लोन में। पांचवा, कोई भी रीजन था, बस कंपनी की गलती नहीं थी। अब देखो, बहुत बच्चा मेरे से पूछता है कि रिवीजन कैसे किया जाता, तो ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है ना। नहीं समझ में आया? ऐसे ही किया जाता है। आपको पहली बार तो पूरा याद करना पड़ता है, दूसरे बार आप कीवर्ड बोलते हैं, तीसरे बार भी कीवर्ड बोलते हैं, और चौथे बार एग्जाम में बैठ के लिख देते हैं। अब लिखने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रांसलेशन कैसे अच्छा होगा? सर टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो बचपन में पढ़ा था टेंस? अरे टेंस ही तो होता है सबसे, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट तो टेंस ही होता है। V1 V2 V3 ऐसे होता है, V1 V2 V3 ऐसे कुछ होता है।
अच्छा अच्छा, नहीं मालूम नहीं था, अभी मालूम चला है ना। अच्छा V4 भी होता सुना मैंने, V5 भी होता है। ओहो, बस मेरा लकी नंबर V6 नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चलो खैर सुनिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश ठीक करो। एक बच्ची ने बहुत बढ़िया कमेंट मेरे YouTube के किसी वीडियो पे लिखा, पर उसका इंग्लिश थोड़ा हिला हुआ था, कमेंट का मतलब कुछ और निकल गया, फिर मैंने उसको डिलीट मारा रात में कल। तो आप बताओ, आप अच्छे के लिए करते हो, दुनिया को क्या लगेगा। एक बार देखा था ना, एक बच्ची ने क्या लिखा था, मैं बोला नहीं था कि मेरा पैर जल गया था। एक दो वीडियो आप देखते होंगे, जो वीडियो चलता रहता पूरी रात रिवीजन का, उसमें मैं हाफ पैंट में क्लास में आ रहा हूँ। तो हाफ पैंट में शौक से नहीं आ रहा हूँ, उस समय वो कुछ पानी वानी गर्म पानी गिर गया था तो जल वल गया था मेरा पैर। तो एक बच्ची लिखी थी, क्या तो लिखी थी, हाउ, हाँ सर, हाउ योर लेग कैन बी बर्न। मैंने कहा ये पूछ रहे हैं कि आपका पैर जलाया कैसे जाए, है ना, ऐसे कुछ था। हाँ कुछ ऐसा ही था। मैं समझ गया इंटेंशनली बेचारी ये पूछ रही थी कि कैसे जल गया, और उसका मतलब क्या निकला, कैसे जलाया जा सकता है आपको, आप बताइए। तो भाई मैं अपने बच्चों का इंटेंशन समझ लेता हूं, पर दुनिया तो नहीं समझेगी ना, दुनिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मजाक उड़ाएगी मेरा। तो इस बात का थोड़ा सा जो है ध्यान रखो, और प्लीज इंग्लिश सही कीजिए। आप सब बच्चे मेहनती हैं, 8-8 9-9 घंटे यहां बैठते हो, मेहनती हो इसलिए बैठते हो, नहीं तो बाकी बच्चा तो घर पे बैठा हुआ है, छोड़ के भाग चुका है। तो आप 9-9 घंटे बैठ रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा कर लोगे और थोड़ा रिवीजन कर लो, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा रिवीजन, आपका काम बन जाएगा, आप पास कर जाएंगे। इस बार भी जो अपने यहां से बच्चा सब फेल हुआ है, कुछ का तो छोड़ ही दो, कुछ तो अजीब ही मार्क्स लाता है, पर ज्यादातर बच्चा जो मुझे दिखाया मार्क्स कल परसों तरसों दिखा रहा है, जानते हो मार्क्स क्या है, 170, 180, 190, 195, 198। मतलब मेरा बच्चा हर सब्जेक्ट में 35-40, 35-40 ऐसा ला रहा है। बस इसका मतलब थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा हो जाए और थोड़ा और मेहनत कर जाता तो पास था। और पहला अटेम्प्ट जो है भाई, वो तो मैं माफी रखता हूं बच्चों को, एक बार तो बच्चा फेल होता है सीएस में, क्योंकि वो पहली बार सीरियस ही नहीं रहता। देखो अभी भी बोल रहा हूं, कोई बच्चा लग रहा है कि वो मैनिक्योर पेडिक्योर करके नाखून निकालता है, ये लोग सीधा एकदम ऐसे देख रहा है, हाँ तेज हुआ कि नहीं। तो आप बताइए, तुम लोग अभी छोटे छोटे बच्चों जो CSEE से आया ना, सब छोटा छोटा बच्चा सब है, वो सीरियस हो ही नहीं पा रहा है। उसको CSEE का भूत सवार है कि पिछले 10 दिन में पढ़ा और पास हो गए, 20 दिन पढ़ लूंगा, अरे 30 दिन पढ़ लूंगा। उसको मालूम ही नहीं कि 6 महीना पढ़ने वाला बच्चा भी 199 पे रुक जाता है जी। तो पहले बार फेल को तो मैं माफ करता हूं, लेकिन दूसरे बार फेल हुए तो आपके सामने आएंगे नहीं, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो फाइनल डिविडेंड खत्म, अब बस मुझे लगता है लास्ट ही इंटरिम डिविडेंड देखो तो, या अगले पेज पे भी कुछ है क्या, या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वो तो बताने के लिए। चलो हेडिंग बोलो, ये भी पढ़ा चुका हूं तुम लोग, जल्दी बोलो। इंटरिम डिविडेंड बोलते ही 3 लाइन बोलो। सर 2 AGM के बीच में, सर रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर्ड बाय भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 3 लाइन बोल दोगे, हो गया ना इंटरिम डिविडेंड। लीगल डेफिनेशन, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, 4 लाइन हो गया। चलो 4 लाइन बोलो स्पीड में। सर पहले लीगल डेफिनेशन देते हैं सर, इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा सर इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM। तीसरा रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर्ड बाय भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 4 हो गया। पांचवा बोलते एट द बोर्ड मीटिंग, बस हो गया लाइन बाय लाइन। यही दिक्कत है। आइए सबसे पहले, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी है करे या में, अगर प्रॉफिट होगा तो। अगला, अच्छा ये कब करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बाद या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कोई टिक नहीं मार रहा, मैं देख रहा हूं सबको। अगला, अच्छा एक बात बताइए, ये जनरली कब करते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, लेकिन AGM जब तक हो ना जाए, ये मतलब हुआ ना। अरे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, हाँ जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद अभी AGM होने में 6 महीना बाकी है, वो 6 महीने में भी जो दोगे, वो 6 महीने में भी जो दोगे वो भी तो इंटरिम ही है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, पैसा कहां से उठाएंगे ये लोग भी, तो भाई भी तो, अरे इंटरिम डिविडेंड भी तो प्रॉफिट से दिया जाएगा, तो लिखा सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, का मतलब क्या है, प्रॉफिट ना। अच्छा अगला, अच्छा एक बात बताइए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह दिया ये लोग, याद रखना, सिर्फ करेंट ईयर प्रॉफिट से क्या दिया जा सकता है,
इंटरिम डिविडेंड, या पुराना भी चलेगा, देखो तो, out of profit of the financial year for which such interim dividend is sought to be declared or out of profit generated in the financial year till the quarter। इसका मतलब सुनो, पास्ट भी हो सकता है और अभी, पास्ट का मतलब बहुत ज्यादा पास्ट नहीं, पिछला और ये। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए, देखो एक साल खत्म हुआ, उस साल का कोई इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो तो वो साल पिछला था, अरे क्लोजर का मतलब पिछला नहीं, 31 मार्च तक, और 31 मार्च से कब तक, जो अभी एजीएम होना है, देखो लिखा ना, आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कौन सा डेट है आज, 13 सितंबर है आज। 13 सितंबर से पीछे क्वार्टर कब खत्म हुआ, ये तुम्हारा सेकेंड क्वार्टर है ना, तो फर्स्ट क्वार्टर हुआ था तुम्हारा अप्रैल मई जून, है ना, तो इसका मतलब देखो, जानते जुलाई से सितंबर अलग क्वार्टर है ना, जुलाई से सितंबर, इस क्वार्टर में तो तुम चल ही रहे हो, इस क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। कौन से क्वार्टर का प्रॉफिट उठा पाओगे, इसके पिछला क्वार्टर का उठा पाओगे। पिछला क्वार्टर कहां तक, 30 जून तक। तो सुनो सीधा, 30 जून तक के जितने प्रॉफिट हैं, 30 जून तक के जितने प्रॉफिट हैं, उससे आप क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है? तो एग्जांपल देता हूं, रुको, अगर ये सच में 13 सितंबर 2023 है तो सुनो, एक तो 2022-2023 ये तो एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा, तो इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट्स उठा लो। अब ये कब खत्म हुआ होगा पहले बताओ, ये 1 अप्रैल से चालू हुआ होगा और 31 मार्च तक खत्म हुआ होगा। ये बात समझ में आ गया? तो ये तो एक साल हो गया। अब यहां से 1 अप्रैल से लेके बताओ कितना, 30 जून, ये ना, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो गया ना। ये सुनिए, इतना तक का तो ये प्रॉफिट उठा सकते हो और ये प्रॉफिट उठा सकते हो। नहीं समझ में आए लोग? आया समझ में कैसे कैसे हुआ, है ना? हाँ, लेकिन आप जून के बाद नहीं उठा पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे? अच्छा, अगर वो अक्टूबर में होता तो 30 सितंबर तक जाता, क्वार्टर 2 क्वार्टर, मतलब पिछला क्वार्टर जब खत्म हुआ वहीं तक से कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सुनिए, इसका मतलब ये था तुम्हारा, क्या हो गया, ये तुम्हारा था करंट ईयर में। जब तुम आप ऐसे कर दो, इसका मतलब ये सीधा लिखो, फाइनेंशियल ईयर लिख दो, ये एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट प्लस टिल क्वार्टर, ये ना हुआ, ये तो हुआ एक फाइनेंशियल ईयर प्लस टिल क्वार्टर। अच्छा, उस फाइनेंशियल ईयर से पीछे जा सकते हैं, जैसे अभी हम अभी चल रहे हैं 23, तो 23-24 चल रहा है, तो 22-23 को तो उठा लिया हमने, 22-23 से भी पीछे जा सकते हैं। उतना का थोड़ी होगा यार, उतना का थोड़ी होगा। चलिए उसके बाद आ जाओ आगे। अब बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा देखना, एक प्रोवाइजो, हाँ, हम्म हम्म आप बात नहीं समझ रहे हो। देखो मैंने एक लाइन बता दिया बस, 13 सितंबर को अगर आप दे रहे हो तो कहां तक का प्रॉफिट उठा सकते हो आप? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझो, सुनो 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 सुनो, एक मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा आप। इंटरिम डिविडेंड में हम वो भी डिविडेंड दे देते हैं जो फाइनल डिविडेंड से छूट चुका होता है। जैसे अब उस समय जब आप बोल रही थी ना कि सर अगर मान लीजिए जो एजीएम में डिक्लेयर नहीं हो पाया, हम उसको कहाँ उठा के ले जा रहे हैं, हाँ ईजीएम में ले जा रहे हैं, और उसी को मान लीजिए अगर आप बोर्ड मीटिंग में ले जा रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड के लिए ले जा रहे हैं, तो इसलिए 2 बार लिखा है। एक तो ये हो गया फाइनेंशियल, हाँ ये देखो फाइनेंशियल ईयर जो लिख रहा है इसका मतलब ये क्लोज्ड फाइनेंशियल ईयर है, यस, और प्लस ये वहां के पिछले क्वार्टर तक। अगर मान लीजिए अगर ये अप्रैल होता तो कुछ नहीं होता, पिछला क्वार्टर 31 मार्च में खत्म होता, ये कहानी। नहीं नहीं, अगर फरवरी होता तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता, वही जो मार्च में खत्म होने वाला है ना। बात समझ में आ गया? जो अगर ये बोले कि अगर ये फरवरी होता तो कहां तक का होता, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल ईयर वो चल रहा होगा वही फाइनेंशियल ईयर चलता, हाँ, लेकिन ये क्वार्टर तो पकड़ेगा पीछे तक का ही। हाँ यस, मतलब इसका मतलब करंट डेज का प्रॉफिट नहीं उठा सकते आप, करंट डेज का प्रॉफिट नहीं उठा सकते, मतलब कहां तक जा सकते हैं, सिर्फ पीछे के क्वार्टर तक जा सकते हैं, बस यही समझा रहा। अगर आप फरवरी उठा रहे हो तो बताओ तो पीछे कितना जाएंगे? अब मुझे लगता है जनवरी से एक नया क्वार्टर शुरू होता है तो दिसंबर तक का ही उठा पाएंगे। उसमें भी एक प्रोवाइजो है, ऐसा क्यों है वो भी सोचिए, 1 मिनट बस रुक जाना। इसमें एक प्रोवाइजो है, इस प्रोवाइजो को पढ़िए तो और क्लियरिटी आएगी, जरा पढ़िए।
देखो करंट फाइनेंशियल ईयर, तो एक बात बताइए, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर को ही सिर्फ लेते होते और करंट ईयर में अगर लॉस दिखा रहा है तो हम इंटरिम डिविडेंड देते ही नहीं ना। इसका मतलब एक साल पीछे भी तो लेते ही हैं हम। नहीं समझ में आया आपको? आप समझ में आ गए? अब एक इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या 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 हुआ आपको लॉस, तो एक बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है तो हम इंटरिम डिविडेंड दे कैसे रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड तो हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है, तो फिर लॉस कैसे हुआ? इसका मतलब ये लोग इंटरिम डिविडेंड दो बार देते हैं, मतलब 2 साल का उठाते हैं। एक तो पिछला साल जो खत्म हुआ है और एक जो करंट वाले में क्या बोलता है, कहां तक रहो? उस क्वार्टर तक रहो जो पिछला क्वार्टर खत्म हुआ है। तो पिछले क्वार्टर तक वाले में करंट ईयर में लॉस है, लेकिन पिछले साल में आपको क्या था? प्रॉफिट। तो पिछले साल के प्रॉफिट से आप क्या दे रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड। लेकिन फिर वही बात हो गया, पिछले साल का प्रॉफिट चूंकि एक तरीके का रिजर्व जैसा हो गया, तो फिर यहां पे हाथ रोक दिया तुम्हारा। तुम देखो रेट ऑफ डिविडेंड बोला है, पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहां लिखा देखो तो, एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो इसका मतलब सीधा सा है ना कि पिछले साल का भी उठा रहा है प्रॉफिट ये लोग। अब पिछले साल का प्रॉफिट क्या है? रिजर्व है, और रिजर्व वाला ही चीज यहां लगा दिया कि नहीं लगा दिया, पहले बताइए आप। तो इसका मतलब सुनिए, जब भी वो इंटरिम डिविडेंड देते हैं तो कहां तक का प्रॉफिट उठा सकते हैं? पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ और करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू डेट या अप टू प्रीसीडिंग क्वार्टर? अप टू प्रीसीडिंग क्वार्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताइए। चलिए आगे, हाँ बोलो। किसमें? बोर्ड मीटिंग में जो जाएगा सब इंटरिम है। आप वो समझो, चाहे आप कैसे लेके आए हो, कहां से लेके आए हो, बचा हुआ नहीं होता है। मतलब एजीएम में नहीं हम कर पाए, हाँ नहीं कर पाए, हो सकता है उस समय तक अकाउंट से कुछ हिडन प्रॉफिट बाद में पता चले, बहुत कहानी। तो फाइनल डिविडेंड नहीं हुआ उस साल में। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, ये बच्चे को क्वेश्चन पूछिए, एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो, एक फाइनेंशियल ईयर ये था, ठीक? इस फाइनेंशियल ईयर का खत्म होने के बाद जो फाइनल डिविडेंड है जो एजीएम में डिक्लेयर हुआ वो हुआ 10%। लेकिन इसी साल में 3 बार, एक बार 4%, एक बार 8%, एक बार 9% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। तो इस साल का फाइनल डिविडेंड क्या होगा? 10 ही % होगा या 10 + 9 + 8 + 4? 10 9 19 19 8 27 27 4 31, ये ना। आप एक बात बताओ, याद रखना, एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी ये लोग एजीएम में कहते हैं ना, आपको याद होगा, तुम लोग को बताऊंगा कि एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उसमें से एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो जब वो डिविडेंड के ऊपर ओआर पास कराएंगे ना साल का, तो वो पास कराएंगे 31% पे, क्योंकि जितने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं सबको रेगुलराइज कराना होता है शेयर होल्डर से। क्या कराना होता है? रेगुलराइज कराना पड़ता है शेयर होल्डर से इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो रेजोल्यूशन पास होगा 31% पर, और उसी के नीचे क्या लिखा रहेगा? इसमें से 4 इतने तारीख को हम दे चुके हैं, 8% इतने तारीख को दे चुके हैं, 9% इतने तारीख को दे चुके हैं, अभी हम कितना देने वाले हैं? 10%। हाँ अभी देखो वो भी आएगा, रेगुलराइज कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? रेगुलराइज कराना पड़ता है। फिर वही बात, ये तो सिंपल सी बात है, चाहे आप फाइनल डिविडेंड दो या इंटरिम डिविडेंड दो, आप जब भी दोगे एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर सारी कहानी सेम सेम चलेगी। सारी कहानी क्या चलेगी? सेम सेम चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो भी डेट बन जाता है कंपनी के खिलाफ? बोलो नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मालूम चला डिक्लेयर किया और एकाएक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि हमसे गलती हो गई है और हमने कुछ अकाउंट्स ठीक से चेक किए नहीं थे या कुछ लाइबिलिटीज हमें पता चली नहीं थी, और वो बाद में कैंसिल कर रहा है, तो क्या कैंसिल कर सकता है? क्वेश्चन ये है। लेकिन ये कैंसिलेशन तब तक हो सकता है जब तक डिविडेंड पे ना हो जाए। एक बार डिविडेंड पे हो गया तो भारत का फंडामेंटल प्रिंसिपल चल गया, एक बार किसी को पैसा दे के दिखा दो और उसके बाद वापस लेके दिखा दो, तो ये लॉ भी समझता है कि वापस तो होने वाला नहीं है। तो याद रखना, कब तक कैंसिल हो सकता है? बिफोर द डिविडेंड इज पेड। एक बार डिविडेंड पे हो गया उसके बाद वापस होगा नहीं। चलो मैंने अभी आपको बोल दिया था ना, जनरली अभी ये भी बच्ची पूछ रही थी, सब पूछ रहा था कि सर डिविडेंड का तो जो फैसला होना चाहिए वो तो शेयर होल्डर्स के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो हैं।
तो उसको माना गया है। एमसीए का एक व्यू है कि डिविडेंड का अप्रूवल हमेशा किसके तरफ से आना चाहिए, शेयर होल्डर्स के तरफ से ही आना चाहिए। शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर है ना, तो इसलिए यहां पर साफ साफ लिख दिया जो मैं बता रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड पे तो कर सकते हैं क्योंकि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन है, लेकिन उनको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रेगुलराइज कराना पड़ेगा शेयर होल्डर से। कहां, जनरल मीटिंग में। रेगुलराइज करने का मतलब जितना इंटरिम डिविडेंड दे दिए उस पर भी उनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, याद रहेगा। बाकी जितनी कहानी मैंने इंटरिम डिविडेंड के बारे में पढ़ाई बस उतना ही है। बाकी चीजों के लिए डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बाकी और जितने भी डिविडेंड के प्रोसीजर हैं वो पूरे वही वाले लगेंगे जो फाइनल डिविडेंड वाले लगते हैं, क्योंकि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो जितनी बातें मैंने बताई बस वो अलग है, बाकी सारी कहानी सेम है। एक क्वेश्चन और है, एक